रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज हम आपको पेंट ब्रश के पार्ट 3 में लेकर आ गए हैं और आज हम आपके सामने होम मेनू की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हमने पहले पार्ट में पेंट ब्रश का परिचय बताया था, दूसरे पार्ट में हमने आपको फाइल मेनू बता दिया था और आज हम आपको होम मेनू के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंट ब्रश को खोलने के लिए हम रन पर MS पेंट लिखते हैं। जैसे ही हम MS पेंट लिखते हैं हमारा पेंट ब्रश ओपन हो जाता है। पेंट ब्रश के एरिया को हम समझ चुके थे कि इसे हम ब्लैंक पेज कहते हैं। अब हम अपने पेज को ऐसे हम स्ट्रेच करके भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और यदि आप चाहते थे तो रिसाइज करके भी इसको हम बड़ा छोटा कर सकते थे, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम प्रॉपर्टी से जा करके इसकी हाइट और विड्थ को लिख करके इसको हम छोटा बड़ा कर सकते थे। लेकिन आज हम चर्चा होम मेनू की कर रहे हैं। तो होम मेनू को अगर हम देखें तो होम मेनू के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इसके अलग अलग भाग हैं। होम मेनू को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इसके पहले भाग को हम यहाँ क्लिपबोर्ड कह रहे हैं। आप क्लियर समझ रहे होंगे कि इसे हम क्लिपबोर्ड कह रहे हैं। दूसरे जो भाग हैं उसको हम इमेज कह रहे हैं। यदि हम आपको हाईलाइट करके इसको दिखाएं तो आप ध्यान से समझ सकेंगे इसको। देखिए, होम मेनू में सबसे पहला जो भाग आ रहा है वो क्लिपबोर्ड है। दूसरा जो भाग है हमारा वो इमेज है। तीसरा जो भाग है वो टूल्स है और अगला भाग है हमारा शेप्स। अब देखेंगे तो यहाँ तक पूरा है ना, यानी इसमें पूरे शेप्स की सेटिंग है और फिर हमारा कलर है। यानी हम इसको 5 भागों में पढ़ेंगे, 5 खंड में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके सामने क्लिपबोर्ड की चर्चा करेंगे, फिर हम इमेज की चर्चा करेंगे, टूल्स है, उसके बाद शेप्स है और कलर है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि हम आखिर इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड है और आप क्लिपबोर्ड में देख रहे होंगे कि क्लिपबोर्ड में कुछ मुख्य ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कट, कॉपी और पेस्ट। लेकिन पेस्ट के नीचे एक डॉट जैसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है पेस्ट फ्रॉम। अब हम आपको इसके अलग अलग यूज बताते हैं। सबसे पहले हम कट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड में आखिर कट, कॉपी और पेस्ट को क्यों रखा गया है। देखिए, एक्चुअल में क्लिपबोर्ड एक जगह होती है जहां पर हम जब भी डाटा को कॉपी करते हैं या उसको कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है। यानी डाटा को क्लिपबोर्ड में हम भेज सकते हैं, किसके माध्यम से, कट करके और कॉपी करके। और जब हम डाटा को कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड में भेज देते हैं तो उसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। यानी क्लिपबोर्ड की अगर बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं, क्लिपबोर्ड इज अ प्लेस वेयर स्टोर, या हम ये कह सकते हैं कि वेयर स्टोर कट और कॉपी आइटम, है ना। कट या कॉपी करके हम जो भी आइटम हमारे हैं या जो भी इमेज है, जो भी पिक्चर है, उसको हम कलेक्ट करके क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। यानी यह वह एरिया है या वह जगह है जहां पर कट किया हुआ पिक्चर या कॉपी किया हुआ पिक्चर स्टोर करके रखा जाता है, जहां से लाने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो कट या कॉपी करने की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये याद रखिएगा कि अगर हम बहुत सारे इमेज बनाते हैं तो कंप्यूटर को ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किसे कट करें या किसे कॉपी करें। उसके लिए हम कुछ इमेज आपके सामने बना लेते हैं ताकि आप एकदम क्लियर समझ सकें। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2, 3, 4 इमेज हैं और इसको हम कलर भी यहाँ से फिल कर ले रहे हैं, अलग अलग हम कलर भर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको, अगर हम इसमें से कोई एक इमेज ऐसी हो जिसको हम कट करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो गोला है, इसे हम कट करें और कट करके इसे हम कहीं और ले जाएं, तो इसके लिए आप देखिए कट ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ कर्सर थोड़ी देर रखें तो शायद ये बताएगा भी। देखिए, ये बता रहा है कि ये कट है, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+X, और ये बता रहा है कि कट द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। यानी आप कोई भी जो भी सिलेक्टेड मैटर है या सिलेक्टेड इमेज है उसको आप कट कर सकते हैं और उसे रख सकते हैं, पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, और उसे आप क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो हम सबसे पहले ये समझ चुके हैं कि कट करना होगा तो बगैर टेक्स्ट को सिलेक्ट किए नहीं कर सकते हैं या इमेज को सिलेक्ट किए बगैर नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट टूल ले लेते हैं और यहाँ से हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आप सिलेक्ट टूल लीजिए और कर्सर को क्लिक कीजिए, अपने माउस का जो पॉइंटर है उसको क्लिक कीजिए और उस एरिया को ड्रैग कीजिए। देखिए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सिलेक्ट टूल आपने लिया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तब तक ड्रैग करूंगा जब तक हमारा पूरा एरिया वो सिलेक्ट ना हो जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि वो एरिया हमारा सिलेक्ट हो चुका है और अब हम इसे कहीं भी रखकर मूव कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो भी कमांड चलाने वाले हैं वो अब इस एरिया पर ही कार्य करेगा। एरिया को सिलेक्ट करते ही कट, कॉपी ऑप्शन जो है हाईलाइट हो चुका है, लेकिन अभी भी पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। रीजन ये है कि अभी कोई भी ऐसा हमारा चित्र या टेक्स्ट नहीं है
जो क्लिपबोर्ड में जा चुका हो, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए कट या कॉपी किया जाता है। तो जैसे ही हम इसको कॉपी करें या कट करें, ये मैटर सीधे क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, जहां से हम पेस्ट करके ला सकते हैं। यानी कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले कट करके। कट और कॉपी में क्या फर्क है? अगर दोनों क्लिपबोर्ड में जा रहा है और कट किया हुआ मैटर भी पेस्ट से आएगा और कॉपी किया हुआ मैटर भी पेस्ट से आएगा, तो आखिर दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि इस इमेज को हमें यहाँ नहीं रखना है और इसे हमें यहाँ से हटाना है, इस अवस्था में हम इसको कट करेंगे। जब हम कट करेंगे तो ये इमेज यहाँ से चली जाएगी और जिस एरिया में हम लाना चाहें, जहाँ भी लाना चाहें, वहाँ हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको वहाँ पर लाकर रख सकते हैं। अब हम जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ये इमेज आता चला जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको, जैसे कि अब ये वाला इमेज हम ले लेते हैं, अगर इस इमेज को आपको कट नहीं करना था, यानी ये इमेज यहाँ चाहिए था लेकिन एक जगह और भी चाहिए था, इसके लिए आप इसको कट ना करें, क्योंकि कट करेंगे तो रियल इमेज डिलीट हो जाती है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये इमेज डिलीट नहीं होगी, बल्कि इसकी नकल कर ली गई है और जब भी आप इसको पेस्ट करेंगे वो देखिए वो इमेज आने लगा। यानी अभी आपने समझ लिया, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे आएगा। अभी आपने क्या समझा? अभी आपने समझा कि अगर हम मैटर कट करेंगे तो भी पेस्ट करके लाया जा सकता है, कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट करके लाया जा सकता है। बस फर्क ये है कि कट किया हुआ जो इमेज है वो रियल फाइल उसकी डिलीट हो जाती है, लेकिन कॉपी किया हुआ जो इमेज है उसकी रियल फाइल डिलीट नहीं होती है। क्लियर है? अब कोई पूछेगा कट ऑप्शन क्या है तो आप क्या बताएंगे? इस ऑप्शन की सहायता से हम सिलेक्ट किए हुए इमेज को कट कर सकते हैं। इसका जो कमांड है वो कंट्रोल एक्स है, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं। उसका जो शॉर्टकट है वो क्या है? कंट्रोल एक्स है। यानी कीबोर्ड से हम कैसे कर सकते हैं? जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया ना, अगर हमें इसे कट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, आप देख रहे होंगे कि ये कट चुका है। और पेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल वी दबाते हैं। यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको शो भी करेगा कि इसका जो कमांड है कंट्रोल वी है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम किसी ऑप्शन के पास जाते हैं, अपने पॉइंटर को थोड़ी देर वहां रखते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती हैं कंप्यूटर हमें नोटिफिकेशन जैसा शो कर देता है। ठीक है, तो हम इसको, अभी आपने कट किया था कंट्रोल एक्स दबा करके, कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो चीज आता रहेगा। ठीक है, जब भी हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो वो आ रहा है। क्लियर है? तो अब आप समझ चुके हैं कि कट हम क्यों करते हैं, कॉपी क्यों करते हैं और पेस्ट क्यों करते हैं। अब इन तीनों के कमांड भी आप क्लियर कर चुके हैं कि इसका कमांड है कंट्रोल एक्स। यदि आपको कट करना है कीबोर्ड से तो कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। कॉपी का कमांड है कंट्रोल सी, अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करना पड़ेगा। और अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल वी प्रेस करना होगा। आप अगर इसको नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। कट के बारे में क्या लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से हम सिलेक्ट किए हुए इमेज या टेक्स्ट या एरिया को काट सकते हैं और उसे क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल एक्स होता है। कॉपी के लिए आप क्या लिख सकते हैं? कॉपी के लिए आप लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से हम सिलेक्ट किए हुए एरिया या इमेज का नकल कर सकते हैं या उसकी कॉपी कर सकते हैं और उसे हम क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं। अब इसके बाद हम पेस्ट में क्या लिखेंगे? पेस्ट में लिखेंगे कि इस ऑप्शन की सहायता से हम कट या कॉपी किए हुए जो भी इमेज होते हैं उसे हम ला सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्लिपबोर्ड में जो भी हम डाटा रखते हैं उसे हम लाने के लिए पेस्ट करते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कमांड, यानी कंट्रोल वी जो कमांड है वो प्रेस करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे पेस्ट फ्रॉम की। अब पेस्ट फ्रॉम क्या होता है? अब क्लियर है कि पेस्ट तो हम यहाँ से भी करेंगे, लेकिन फ्रॉम मैंने कहीं से लाएंगे इमेज को। ठीक है, अब हम पेस्ट फ्रॉम करेंगे लेकिन इमेज को कहीं से लाएंगे। हम पेस्ट फ्रॉम भी आपको करके समझा देते हैं। जैसे हम पेस्ट फ्रॉम करेंगे, ऐसा कब किया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज आपने बनाई हो और एक इमेज कहीं और रखी गई हो और बाद में हमें उस इमेज को यहाँ लाना हो, तो हम क्या करते हैं? पेस्ट फ्रॉम करते हैं। मैं आपको पेस्ट फ्रॉम करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम पेस्ट फ्रॉम कर रहे हैं ना, तो देखिए वो कल वाली फाइल जो हम लोगों ने पढ़ी थी ना वो यहाँ पर आ गई है। जैसे हमें ये वाला इमेज चाहिए था यहाँ पर, हम जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे कि वो फाइल इसी फाइल में हमारी क्या हो गई? आ गई। यानी हम पेस्ट कर सकते हैं कहाँ से? किसी दूसरे फाइल के डाटा को। इसको हम छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं और कोई अपना एरिया डिफाइन करके उसको वहाँ पर रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि अगर हम किसी दूसरे फाइल के डाटा को अपनी फाइल में लाना चाहते हैं या किसी दूसरे इमेज को अपने फाइल में लाना चाहते हैं, उसके लिए हम पेस्ट फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट फ्रॉम का सीधा सीधा मतलब है कि हम कहीं से पेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारा जो क्लिपबोर्ड वाला कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने आपको कट का कार्य बताया, कॉपी का कार्य बताया, पेस्ट का कार्य बताया और पेस्ट फ्रॉम का कार्य बताया। पेस्ट फ्रॉम को आप कैसे लिख सकते हैं? पेस्ट फ्रॉम का आप लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से हम किसी दूसरे फाइल के पिक्चर या इमेज को हम अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इमेज। अब हम इमेज टैब को समझेंगे। इसके लिए हम अभी फिलहाल में इस पेज को पूरा ब्लैंक कर देते हैं। अगर आप पूरा पेज ब्लैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको कमांड बताते हैं। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अभी आप इसको पढ़ेंगे भी। और डिलीट कमांड से डिलीट हो जाता है।
तो अभी मैंने नया पेज नहीं लिया, बल्कि उसी पेज को हमने ब्लैंक कर लिया है, यानी डिलीट कर लिया उसके सारे इमेज को। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं सिलेक्ट टूल से। अगर हम इस सिलेक्ट टूल को देखें तो सिलेक्ट टूल में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, आयताकार। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, रेक्टेंगुलर मतलब हो गया आयताकार, सिलेक्शन मतलब हो गया सिलेक्ट करना। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का सीधा सीधा मतलब हो गया कि आयताकार रूप में सिलेक्ट करेगा। आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कंप्यूटर के जरिए उसको आप पढ़ सकते हैं कि सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया बाय ड्राइंग ऑन द कैनवास। यानी आप जो इसका कैनवास आता है, जो देखिए जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, ये जो चीज दिख रहा है आपको, जो मूव होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे कैनवास कहते हैं, जो बिल्कुल प्लस जैसा आपको दिख रहा होगा और उसमें एक डॉट बना हुआ है गोले में, जिसको हम कैनवास कहते हैं। ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, फिर से देखिए, सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया, यानी आप इसके साथ आप इसके सहायता से रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं बाय ड्राइंग ऑन द कैनवास। कैनवास से उस एरिया को ड्राइंग करना पड़ेगा, यानी जो आपको कैनवास मिल रहा है उससे आपको उस एरिया को ड्राइंग करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको पकड़कर जब आप ऐसे ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाता है। यही चीज आपको वहां पर सजेशन में भी दिया जा रहा है। मैं आपकी इन चीजों को थोड़ा समझने में आसान बना दे रहा हूं, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से समझें। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बाद यहाँ आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। मैं आपको इन दोनों के सिलेक्शन के कार्य बता रहा हूं, क्योंकि दोनों आखिर सिलेक्ट ही करता है। अगर हम बात रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की करें तो ये भी सिलेक्ट करता है, और अगर हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की बात करें तो ये भी सिलेक्ट करता है। एक्चुअल में दोनों में क्या फर्क है अभी आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, आप समझिए। जैसे हम यहाँ पर दो इलिप्स लेते हैं, दो इलिप्स का मतलब है मैं कुछ ऐसा इलिप्स बना रहा हूं ताकि एक दूसरे को ऐसे ये कटिंग में आए। यहाँ पर हमने दो कलर भर दिया है, और अब हम इन कलर को मैं अब ये चाहता हूं कि इसमें से जो हमारा जो ये वाला एरिया है, रेड वाला जो हमारा बॉक्स है, जो इलिप्स है, उसको हम उठाकर कहीं और रख सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं तो देखिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जब हम रेड एरिया ले रहे हैं, जो हमारा रेड वाला एलिप्स है, जब इसको हम ले रहे हैं, इसके साथ ग्रीन वाला एरिया भी सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ से मूव भी करेंगे तो ग्रीन वाला एरिया भी मूव हो जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम आई, इससे प्रॉब्लम आई कि हमारा वो एलिप्स भी बेकार हो जा रहा है, क्योंकि अभी आपने क्लियर किया है कि ये रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करता है, गोलाकार या कोई और शेप में ये सिलेक्ट नहीं कर सकता है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इमेज में आप किसी सिर्फ एक भाग को नहीं काट पा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास देखिए दूसरा टूल जो दिया हुआ है, फ्री फ्रॉम सिलेक्ट दिया हुआ है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। ठीक है, फ्री फ्रॉम सिलेक्ट का मतलब होता है इससे आप फ्री फ्रॉम लाइन ड्रा करेंगे और उसके साथ आप मतलब जो भी एरिया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या सजेशन में दे रहा है देखते हैं। ये दे रहा है सिलेक्ट एन एरिया ऑफ एनी शेप्स बाय ड्राइंग ऑन द कैनवास। आप कैनवास के जरिए कोई भी एरिया ड्राइंग कीजिए, किसी भी प्रकार का ड्राइंग कीजिए, उस एरिया को ये क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। आइए हम इसका यूज करके देखते हैं। जैसे हमें ये सिर्फ रेड वाला इलिप्स चाहिए था, तो हमने बस इसको ऐसे ड्राइंग किया। कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा आप ड्राइंग कीजिए, बस आपने इस एरिया को ले लिया। अब आप देखेंगे तो बस ये एरिया इसने क्या किया, उठा लिया। आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन पर वो चीज दिखाई भी दे रही है थोड़ी सी, जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था व्हाइट एरिया में आपको दिख रहा होगा कटिंग में। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हम जो एरिया ड्राइंग करेंगे बस वो एरिया ये उठाएगा। आपको मैं थोड़ा और क्लियर करके बता देता हूं। जैसे अगर मान लिया आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे मूव किया, कुछ भी मतलब ऐसे ड्राइंग किया, तो आप देखेंगे सिर्फ वही एरिया यहाँ से उठाया जाएगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है वो बिल्कुल रेक्टेंगल एरिया को सिलेक्ट करेगा, लेकिन फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जो है वो हम जैसे चाहेंगे, जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में चीजों को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। तो अब हमारा सिलेक्शन टूल में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला ऑप्शन है वो सिलेक्ट ऑल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरा एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी जितना भी पेज है उस पूरे एरिया को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस अवस्था में आप सीधे सिलेक्ट ऑल क्लिक कीजिए। आप नीचे सजेशन में देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इंटीरियर पिक्चर, यानी इस पेज पर जितना भी पिक्चर बना हुआ है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप कंट्रोल ए कमांड प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंट्रोल ए या सिलेक्ट ऑल दबाते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट ऑल दबाते हैं। आप देखेंगे कि पेज के किनारे किनारे डॉटेड लाइन यहाँ पर आ चुके हैं, यानी ये प्रमाणित करता है कि आपका पूरा पेज सिलेक्ट है। अगर आप मूव करके देखना चाहें तो देखिए पूरा पेज ये हिल रहा है। इसके बाद आप जो भी चाहें आप इस पूरे इमेज को इधर उधर खिसका सकते हैं, या पूरे इमेज को डिलीट कर सकते हैं, या कॉपी कर सकते हैं। अब आप क्यों सिलेक्ट किए पूरा पेज, ये आपके काम का चीज है, क्योंकि आप पूरा क्यों सिलेक्ट करें ये तो आप जैसी आवश्यकता होगी वैसा यूज करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन की सहायता से हम क्या करते हैं, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाहर जब आप कर्सर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्शन एरिया हट जाता है। तो आपने समझ लिया है सिलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का कार्य, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का कार्य और सिलेक्ट ऑल का कार्य। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे कि इन्वर्ट सिलेक्शन क्या है, डिलीट क्या है और ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन क्या है। अब इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन। अब इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, देखिए ये ऑप्शन बहरहाल बंद है, लेकिन ये कैसे क्यों बंद है मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वर्ट मतलब होता है विपरीत,
और सिलेक्शन मतलब होता है जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसके विपरीत चीजों को ये सिलेक्ट करेगा। लाइक एज यहां पर हम कुछ इमेजेस बना लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं और यहां पर हमारे 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, क्लियर है। 3 बॉक्सेस हमारे पास हैं, मैं इस बॉक्स को थोड़ा दूर रख लेता हूं। 3 बॉक्सेस हमारे पास हैं और अब हम इस बॉक्सेस में कुछ कलर फिल कर देते हैं। ये कलर हमने यहां पर फिल कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें सिर्फ ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है तो आपने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लिया है ना। तो अगर आप इसको मूव करेंगे, बीच से पकड़ कर ऐसे मूव करेंगे तो सिर्फ यही वाला एरिया तो मूव होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसको छोड़कर बाकी आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है, यानी बस ये वाला एरिया छोड़कर आपको बाकी सब सिलेक्ट करना है, तो क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि देखिए हमने क्या कहा कि आपको बस ये वाला एरिया छोड़ना है, तो बाकी आप कैसे सिलेक्ट करेंगे बताइए? बाकी पेज कैसे सिलेक्ट करेंगे? ये वाला फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर नीचे भी कुछ एरिया बच रहा था उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये संभव ही नहीं है कि आप उसको छोड़कर बाकी सिलेक्ट कर सके। इसके लिए देखिए ऑप्शन बनाया गया इन्वर्ट सिलेक्शन, यानी पेज पर जिन चीजों को सिलेक्ट नहीं करना है पहले उसको ही सिलेक्ट कर लीजिए आप। जैसे हम चाहते थे कि रेड वाला बॉक्स सिलेक्ट ना हो, बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो जाए, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाए। अगर इस पेज पर कुछ और भी बना दिया जाए साइड में, चलिए हम साइड में कुछ और भी बना दे रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा वो सारा एरिया सिलेक्ट हो रहा है जो एरिया हम सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले इस रेड एरिया को। हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम मूव भी कर रहे हैं तो बस यही एरिया मूव हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको छोड़कर बाकी सारे एरिया सिलेक्ट हो जाए पेज का। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन। देखिए ये ऑप्शन ऑन भी हो चुका है। इन्वर्ट सिलेक्शन इन दिस, इसका मतलब हुआ इन्वर्ट माने विपरीत, यानी जो सिलेक्ट है उसका विपरीत सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, यानी सिलेक्ट चीजें डिसेलेक्ट हो जाएंगी और जो डिसेलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप क्लिक करके देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे आप इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं ना, आप देखिए पूरा पेज सिलेक्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअल में पूरा पेज सिलेक्ट नहीं हुआ है। जब आप इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि सब हिल रहा है, लेकिन वो वाला एरिया नहीं हिल रहा है जिसको आपने पहले सिलेक्ट किया था। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो एरिया, जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो एरिया डिसेलेक्ट हो चुका है और जो सिलेक्ट नहीं था वो सिलेक्ट हो गया है। क्लियर है? आप फोटोशॉप भी जब यूज करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कभी कभी हमें मान लीजिए हमने जो पीछे पर्दा लगाया था उस पर्दे को हमने सिलेक्ट किया था, बाद में हमें चेहरे को सिलेक्ट करना होगा, फेस को सिलेक्ट करना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब फेस सिलेक्ट हमने किया था तो फिर पर्दा कैसे सिलेक्ट होगा, तो उसके लिए हम इन्वर्ट सिलेक्शन यूज कर लेते हैं। अगर पर्दा सिलेक्ट है तो हम फेस कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं। यानी ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जो चीजें सिलेक्ट है वो हट जाएंगी और जो नहीं सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और दूसरे कंडीशन में फिर वही होगा, जो सिलेक्ट हुआ था वो हट जाएगा, जो नहीं सिलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप किसी एक एरिया को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इन्वर्ट सिलेक्शन प्रयोग करके उसके एंटी एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगला ऑप्शन हमारा है डिलीट। डिलीट ऑप्शन तभी यूज हो सकता है जब आप किसी एरिया को सिलेक्ट करें। जैसे अगर हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया है, मान लीजिए इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर डिलीट करते ही ये चीज क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं डिलीट करना तो आप कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे बस उतना एरिया ही डिलीट होगा। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप सजेशन को पढ़िए। मेक द बैकग्राउंड कलर इन द सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू। इसको ओपेक्यू भी कहते हैं। ओपेक्यू का मतलब सीधा सीधा है कि जो एरिया व्हाइट वाला एरिया होता है, जैसे हम इमेज के साथ साथ एक्स्ट्रा एरिया भी कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी आप समझ जाएंगे बिल्कुल। अगर हमने मान लीजिए इस एरिया को सिलेक्ट किया, कुछ ऐसे सिलेक्ट किया, और जब हम इसको मूव करके कहीं ले जाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि रेड के साथ साथ वो जो व्हाइट वाला एरिया था वो भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। यानी आप समझ रहे होंगे कि हम सिर्फ इमेज को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ पेज का जो बैकग्राउंड वाला कलर है ना वो भी सिलेक्ट हो जा रहा है। इसके लिए देखिए अगर ऐसे सिलेक्ट हो जाए तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि जो पेज वाला एरिया वो अपने आप क्या हो जाता है? हट जाता है। तो कभी आप लोगो बनाते हैं या कोई इमेज के ऊपर कोई दूसरा इमेज पुटअप करते हैं, रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जब भी हम रखेंगे तो वो एरिया वहां से व्हाइट दिखाई देने लगता है, ओपेक्यू में आ जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, मतलब पारदर्शी बना देते हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन है तब आप जो भी एरिया सिलेक्ट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट में ही सिलेक्शन होगा। जैसे हम देखिए इतना एरिया व्हाइट वाला ले रहे हैं, फिर भी ये व्हाइट एरिया सिलेक्ट नहीं कर रहा है। इससे क्या हो सकता है कि आप किसी एक ही इमेज के ऊपर दूसरी इमेज क्रम से ऐसे रख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इसके लिए काम आता है। अगर आपको हम बताएं, अगर इस ऑप्शन को हम बंद कर दें, लाइक हमने इस ऑप्शन को बंद कर दिया और इसके बाद हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इस एरिया को, और अब आप रख के देखिए तो आप देखेंगे कि वो एरिया पूरा व्हाइट आ रहा है जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था। यानी ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ है। अगर आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन करते हैं तो ये पारदर्शी हो जाती है। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? जिसमें पारदर्शिता होती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह होता है उसमें पारदर्शी होती है, आर पार दिखाई देता है ना,
अब ट्रांसपेरेंसी भी परसेंटेज में हो सकती है, जैसे कि ये देखिए 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब 100% पारदर्शी हो जा रहा है ये, मतलब पूरा का पूरा व्हाइट एरिया गायब हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम रखें तो ये जो है मतलब हल्का भी दिखाई देगा। अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसके पीछे टेक्निकल कॉम का लोगो दिखाई दे रहा है, जिस लोगो में आप देखेंगे कि बहुत हल्के कलर से वो लोगो दिखाई दे रहा है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी का परसेंटेज इंडिकेट करता है कि अगर इसको हम 100% कर देंगे तो ये पूरा डार्क हो जाएगा, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने बहुत कम रखी है इसलिए ये हल्का दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारी जो इमेज है वो 100% ट्रांसपेरेंसी पर काम कर रही है, इसीलिए ये पूरा का पूरा एरिया हटा दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लिपबोर्ड के साथ साथ इमेज के भी सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलेंगे टूल्स की ओर। तो टूल्स में जो मेन टूल्स है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला टूल्स है वो पेंसिल टूल है। तो पेंसिल टूल का हम क्या उपयोग करते हैं, आप देखिए पेंसिल टूल की सहायता से हम कोई भी इमेज ऐसे ड्रा कर सकते हैं, और ड्रा करने के बाद हम जैसे आप पेंसिल से यूज किए होंगे, बचपन से यूज करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पेंसिल चलाना है। लेकिन अगर आप पेंसिल की नीब को मोटा करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करना पड़ेगा। जितनी बार आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये पेंसिल की नीब जो है मोटी हो रही है। जितनी बार आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे उतना ही इसका जो नीब है वो पतला हो जाएगा। कलर अगर आप पेंसिल का बदलना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे यहाँ कलर है, जिस कलर पे आप क्लिक कर देंगे बस वो कलर आपका यहाँ पर आ जाता है। तो हम पेंसिल को क्या कहते हैं, ड्राई फ्री फ्रॉम लाइन। आप यहाँ जाएंगे तो शायद ये बताएगा भी आपको। ये देखिए कह रहा है ना कि ड्राई फ्री फ्रॉम लाइन विथ द सिलेक्टेड लाइन विड्थ, यानी आप लाइन की चौड़ाई को सिलेक्ट करके भी उतना मोटा या उतना पतला लाइन आप खींच सकते हैं। देखिए मतलब यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है ना, इससे भी हम इसको मोटा कर दिए तो ये मोटा चलेगा, और अगर यहाँ से पतला कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पतला चलेगा। लेकिन मैंने आपको कमांड बताया कि कंट्रोल प्लस से ये मोटा हो जाता है और कंट्रोल माइनस से ये छोटा हो जाता है। बिल्कुल इस कमांड को आपको समझना होगा। अगर आपसे कोई पूछता है पेंसिल टूल से हम क्या करते हैं तो आप बताइए कि यह एक प्रकार का टूल है जिसकी सहायता से हम फ्री फ्रॉम लाइन खींचते हैं। जैसी ही हमारी इच्छा है वैसी हम लाइनों को खींच सकते हैं। यदि हम पेंसिल की नीब को मोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस दबाते हैं, और उसे पतला करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस दबाते हैं। ठीक है, अगर पेंसिल के कलर को बदलना चाहते हैं तो अभी आपने देखा कि कलर बॉक्स में जाकर के हम पेंसिल के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है इसको इरेजर की। तो इरेजर क्या करता है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आप सजेशन पहले पढ़िए, कह रहा है इरेज पार्ट ऑफ द पिक्चर, यानी आप पिक्चर के किसी पार्ट को मिटा सकते हैं, एंड रिप्लेस इट विद द बैकग्राउंड कलर, और आप उसमें बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो कलर दिखाई दे रहे हैं, पहला है कलर 1, दूसरा है कलर 2। तो याद रखिएगा जो पहला कलर इसे मेन कलर कहते हैं और जो कलर 2 है ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तभी हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम इरेजर से मिटाएंगे तो कौन सा एरिया आएगा, व्हाइट आएगा। आप देख रहे होंगे। अगर हम इरेजर को बड़ा करना चाहें ना, सेम उसी कमांड को यूज करिएगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंट्रोल प्लस। जितना बार कंट्रोल प्लस दबाइएगा जो आपका इरेजर है वो बड़ा साइज का होता जाएगा और आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो सेम वही प्रोसेस है कि छोटा होता जाएगा और कंट्रोल प्लस से ये बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि अभी आप जब ये मूव कर रहे हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड एरिया आ जा रहा है, बैकग्राउंड एरिया जो व्हाइट था वो आ रहा है। लेकिन अगर हम कलर 2 के एरिया को सिलेक्ट करके अगर इसको हम येलो कर दें तो अब अगर हम मिटाते हैं तो आप देखेंगे कि वो एरिया क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो यानी आप समझ चुके हैं कि ये बैकग्राउंड के कलर को इंडिकेट करा देता है, यानी शो करा देता है। अब बैकग्राउंड का कलर हमेशा व्हाइट होना चाहिए, बात आप समझिए, या उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए जो हमारा इरेजर है वो व्हाइट कलर से ही काम करता है। अगर आपको किसी ऐसे एरिया पर मिटाना हो, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि कब हम ऐसा यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम पेंसिल लिए और यहाँ पर हमने रेड कलर से क्या किया, कुछ लिख दिया। ऐसे देखिए यहाँ पर बना दिया मैंने, ब्लू पे बना दिया है, कुछ ना कुछ बना दिया है। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई देखो अब ये जो हमने पेंसिल लिखा था इसको आप मिटाओ, तो अगर आपने उठाया इरेजर और मिटा दिया तो ये एरिया हो जाएगा व्हाइट। कितना बेकार हो गया ये। तो हम ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कलर बॉक्स से पहले उस कलर 2 को चेंज करेंगे। पहले कलर 2 को सिलेक्ट करेंगे और वो कलर ले लेंगे जो कलर हमारा पहले से बॉक्स का है, और अब जब आप मिटाएंगे तो आप देखेंगे कि वही कलर जो पीछे है आ रहा है। लेकिन अगर आप पेज पे करेंगे तो ब्लू शो करेगा, लेकिन वहां पर ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि पहले से भी ब्लू वो दिख रहा था ना, तो ब्लू पे ब्लू वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर कलर 2 यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट आप दिए होते हैं कंप्यूटर में, लेकिन उसका आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा आता है इरेजर का काम। आप समझ चुके हैं कि हम पिक्चर के किसी पार्ट या किसी भाग को मिटा सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है ये फिल विद कलर। फिल विद कलर क्या कह रहा है, अब इसमें भी सजेशन दिया हुआ है कि क्लिक एन एरिया ऑन द कैनवास टू फिल इट विद द फोरग्राउंड कलर, और या मतलब या राइट क्लिक टू द फिल इट विद द बैकग्राउंड कलर। यानी आप लेफ्ट क्लिक से जो मेन कलर है यानी कलर 1 उसको चेंज कर सकते हैं, और राइट क्लिक करते हैं अगर आप तो कलर 2 आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं समझाऊं कि अगर हमने कलर 1 यहाँ से सैफ्रॉन लिया है और कलर 2 हमने मान लिया यहाँ से ग्रीन लिया है,
तो और यहाँ से हमने एक बॉक्स लिया है और बॉक्स को हम बनाते हैं यहाँ पर। एक देखिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाया और एक बॉक्स हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब हम आपसे ये चाहते हैं कि ऊपर वाले में सैफ्रॉन कलर आ जाए और नीचे वाले में ग्रीन कलर आ जाए। अब चूंकि हमारा कलर वन सैफ्रॉन है तो जहां भी आप क्लिक करेंगे सैफ्रॉन ही आएगा, लेकिन अभी आपसे बताया गया था कि राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो बैकग्राउंड कलर आपको शो करेगा। तो बैकग्राउंड कलर हमारा कैसा था? ग्रीन था। तो बैकग्राउंड कलर जब भी हम राइट क्लिक करेंगे तो ग्रीन ही आएगा। अगर यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा वो। यानी आप समझ लीजिए कि अगर ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट रहता तो जहां भी हम राइट क्लिक करते वो एरिया व्हाइट हो जाता। यानी आप क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा लेफ्ट क्लिक होता है माउस का वो कलर वन भरता है और जो राइट क्लिक होता है उसे बैकग्राउंड कलर या कलर टू हम कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो आगे का टॉपिक है वो हमारा है पिक कलर। अब पिक कलर क्या होता है? देखिए पिक माने होता है उठाना, इससे हम कलर को पिक कर सकते हैं, पिकर। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि रंगों की पहचान आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपके सामने कोई इमेज ओपन करें तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसका रंग है क्या, ठीक है। जैसे हम अभी आपके सामने एक कलर कोई ले लेते हैं, ऐसा कलर ले लेते हैं जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। मैं यहां से कोई एक ऐसा कलर ले लेता हूं जो हमारे पास नहीं है। जैसे हमने ये कलर बनाया और इसको हमने यूज कर लिया, ठीक है। और हम यहां से ये कलर यूज कर रहे हैं और इसमें ये रंग फिल भी कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि अब हम रेड कलर यूज कर रहे हो और आप दोबारा से एक गोला बना रहे हैं और आपसे ये कहा जाए कि ये वाला जो कलर था ये यहाँ पर फिल करना है और हो सकता है कि ये कलर आपके कलर बॉक्स में दिखाई ना दे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? पिक कलर यूज करेंगे। पिक कलर को आप पकड़िए और जिस कलर पे आप क्लिक कर देंगे उस कलर को वो पहचान लेता है, कंप्यूटर ही पहचान लेगा कि आखिर ये कलर है कौन सा। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, देखिए वो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है और उसके बाद आप जो भी यूज करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं या पेंसिल यूज करना चाहते हैं या कुछ और यूज करना चाहते हैं, लाइन यूज करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। यानी आप समझ चुके हैं कि जो ये कलर पिकर है बिल्कुल ड्रॉपर जैसा है। कभी कभी छोटे बच्चों का आप देखे होंगे या कभी कभी बड़े लोग को भी अगर ड्रॉप की यूज आ जाती है, बूंद गिनना होता है कि कितने ड्रॉप आप उसको दवा दे रहे हैं, 2 बूंद 10 बूंद 20 बूंद, तो एक ड्रॉपर हम रखते हैं जिससे हम दवा को उठाते हैं, मतलब उसको पिक करते हैं और उसके बाद जितना बूंद हमें लेना होता है हम उसे ले लेते हैं। तो बिल्कुल ये पिक कलर है। यहाँ पर पिक कलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम इसको कलर को पिक कर रहे हैं, यानी कलर को हम उठा रहे हैं ना। इसका आप सिंबल भी देख रहे होंगे तो बिल्कुल ड्रॉपर जैसा बना हुआ है। तो इस पर हम इसकी सहायता से हम जिस कलर पे क्लिक कर देंगे वो कलर हमारा देखिए यहाँ कलर वन में आ जा रहा है। जिस कलर पे क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ पर आ रहा है ना। अगर किसी का फेस भी अगर उस पर भी हम क्लिक करते हैं तो फेस कलर वहां पर आ जाएगा, क्योंकि फेस का कोई सिंगल कलर तो होता नहीं है, बहुत सारे कलर होते हैं, कहीं हल्का लाल होता है, कहीं हल्का व्हाइट होता है, तो एक्चुअल में वो कलर हम नहीं बना पाते हैं। तो उस अवस्था में हम पिक कलर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपने फोटो वोटो में भी देखा होगा कहीं दाग धब्बे आ जाते हैं तो बगल वाला जो कलर है उसको उठा करके वहां भर दिया जाता है। फोटो बनाने वाले लोग ऐसा कर लेते हैं। फोटोशॉप में मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज करना बताऊंगा। तो पिक कलर आप छोटे छोटे परिचय लेते चलिए। तो पिक कलर से आप क्या कर सकते हैं? रंगों को उठा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा है टेक्स्ट टूल। इसके बाद हमारा कौन सा टूल है? टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल क्या होता है? टेक्स्ट टूल की सहायता से हम टेक्स्ट को लिखते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा एरिया यहाँ पे ब्लैंक कर लेते हैं, कंट्रोल ए दबा सकते हैं और उसके बाद डिलीट कर देंगे तो आपका पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा। अब हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो क्या है? देखिए टेक्स्ट टूल क्या है, जिस एरिया पर आप क्लिक कर देंगे वो एरिया पर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया हेलो, आपने क्या लिख दिया? हेलो। आपने हेलो लिखा तो ये देखिए यहाँ पर हेलो आ गया। बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, जब तक आप इसके अंदर हैं तब तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंप्रूव कर सकते हैं, इस एरिया को ऐसे मतलब एरिया इसको बढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद आप देखें ध्यान से तो इसके हम फॉन्ट स्टाइल को भी हम यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं, कलर वगैरह को भी हम यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं। मतलब आप जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप वो एरिया को सिलेक्ट किए हुए थे। अब आप अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये इमेज के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। जब तक ये टेक्स्ट के रूप में रहेगा, जब तक ये टेक्स्ट के रूप में रहेगा, यानी कर्सर पॉइंट जब तक दिखाई दे रही है तब तक आप इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। बाद में आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? अगर आप उठाना चाहते हैं तो सिलेक्ट टूल की सहायता से इसको पकड़कर जहां भी चाहेंगे आप उठाकर रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा देखिए आता है मैग्नीफाइंग टूल। मैग्नीफाइंग टूल क्या करता है? जिस एरिया पर आप क्लिक कर देते हैं वो एरिया जूम होकर के दिखाई देता है और पुनः क्लिक करेंगे तो ये जूम होता चला जाता है, ठीक है। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो इससे जूम आउट होता है और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इससे आपका जूम इन होता है। जैसे देखिए मैं इस एरिया पर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरिया आप देख रहे होंगे कि जूम होता जा रहा है, लेकिन जब हम राइट क्लिक कर रहे हैं ना तो ये एरिया जो है जूम आउट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से जूम टूल का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ से जूम आउट या जूम इन करेंगे यहाँ पे स्टेटस बार से तो भी आप स्क्रीन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है शेप टूल। अब शेप टूल में बहुत सारी चीजें दी नहीं गई हैं। शेप टूल में सीधा सीधा है कि अगर आप कोई आकृति बनाना चाहते हैं दिए गए शेप के अनुसार, देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए गए हैं, मैं आपको फटाफट इनका उपयोग करना बता देता हूँ।
जैसे लाइन टूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। ये कर्व टूल है। कर्व टूल का यूज कैसे हम यूज करेंगे, देखिए आप कर्सर रखेंगे तो नाम बताएगा आपको कि इसका नाम क्या है, कर्व टूल है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, अगर आपको लिखना हो, अगर नोट्स बना रहे हो आप, तो आप बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं कि इससे हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच सकते हैं या कर्व लाइन खींच सकते हैं। कर्व का मतलब ये होता है टेढ़ा मेढ़ा वक्र रेखा ऐसे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम वक्र रेखा कैसे खींचेंगे, टेढ़ी लाइन कैसे खींचेंगे, पहले तो आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी और अब आप इसको दो जगहों से कभी भी टेढ़ा कर सकते हैं। तो आप जब एक बार क्लिक करेंगे तो ये 1 बार काउंट हो जाएगा। अभी छोड़िए मत, जितना आपको टेढ़ा करना आप कर लीजिए और उसके बाद फिर अब दोबारा जब आप इसको टेढ़ा करेंगे तो जहां से आप चाहेंगे ये टेढ़ा हो जाएगा। अब अगली बार आप चाहेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ये 2 ही बार में यूज होता है। जैसे देखिए मैं आपको इसका प्रयोग करके कुछ इमेज बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको हर्ट शेप बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आप यहाँ से ऐसे कर्सर रखिए। अब थोड़ा सा आपको आर्ट करते करते समझ में आ जाएगा, इसको आप ऊपर मूव कीजिए, बिल्कुल देखिए, और इसके बाद आप इसको ऐसे मूव करेंगे इधर, तो 3 बार में जब आपका अच्छा शेप आ जाए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। देखिए अब ये शेप ठीक लग रहा है। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पर ऐसे कर्सर रखते हैं और इसको हम ऊपर मूव करते हैं और फिर इसको हम यहाँ से ऐसे मूव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल शेप बन चुका है। हमने कर्व लाइन के प्रयोग से हमने ये टूल बना लिया है। कर्व टूल की सहायता से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और यहाँ पर हम कलर भी फिल कर दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम कर्व टूल की सहायता से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को खींचता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका प्रयोग करें। इसके बाद हमारा है इलिप्स टूल। जैसा कि आपको बताया गया था कि इलिप्स खींचने यानी वृत्त खींचने में यूज किया जाता है, गोला खींचना चाहें आप। और रेक्टेंगल शेप का काम क्या है, ये आयत खींचता है। और राउंड रेक्टेंगल जो है हमारा, ये भी आयत खींचता है लेकिन राउंड रेक्टेंगल है। आप देखेंगे इसका कोर जो है मुड़ा हुआ है। सभी टूल्स का नाम वहां कर्सर रखने पर शो होता है कि राउंडेड रेक्टेंगल है। आप कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखिए ये लाइन टूल है, इसकी सहायता से हम लाइन खींचते हैं। ये कर्व टूल है, जिसकी सहायता से हम वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते हैं। इससे हम गोला खींचते हैं, यानी इलिप्स टूल से गोला खींचते हैं। रेक्टेंगल टूल जो हमारा है, इससे हम क्या करते हैं, आयत बनाते हैं। और राउंड रेक्टेंगल से क्या करते हैं, आयत ही बनाते हैं लेकिन इसके कोर मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद देखिए पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज कैसे हम बनाएंगे, बहुभुज का मतलब होता है पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, उसके बाद जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे आप देखेंगे कि वो बस वहां से ज्वाइंट होता जा रहा है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आप पहले लाइन में जाकर के इसको सेट ना कर दें। तो अब ये बन गया फाइनल इमेज। अब इसमें आप जो भी कलर भरना चाहेंगे आप भर सकते हैं। देखिए ये शेप एक्चुअल में हम बना नहीं पाते, लेकिन हमारे पास चूंकि पॉलीगॉन टूल था इसलिए हम इसको बना लिए। अगर आप इसे त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपने ऐसे खींचा और उसके बाद आपने यहाँ कर्सर रखा और उसके बाद आप यहाँ पर कर्सर रख दीजिए। देखिए आपका ये बन गया त्रिभुज। अब आप जैसे बनाना चाहें आप यूज करिए, क्योंकि आपको बता दिया गया है पॉलीगॉन टूल यानी बहुभुज। त्रिभुज देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बना हुआ भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो इससे भी आप शेप ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी त्रिभुज दिख रहे हैं, ये समकोण जैसा है। और ये वाला देखिए, मतलब जो शेप दिख रहा है वही शेप हम यहाँ से खींचते हैं। ये देखिए पंचभुज है, पेंटागोन है और ये हेक्सागोन है। आप यहाँ पे देखिए देखेंगे तो ये लिखता भी है हेक्सागोन। अष्टभुज आपने गणित में पढ़ा भी होगा। ये एरो खींचता है, ठीक है। ये भी ऐसे मतलब राइट एरो खींच रहा है। ये टॉप एरो है, ठीक है। ये बॉटम एरो है। आप बाद में इसमें कलर वगैरह फिल कर लें। ये 4 स्टार है और ये आप देखें तो ये यहाँ पर 5 स्टार है और यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 स्टार है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ जैसे हम लोग वाक्य लिखते हैं ना, कुछ इंडिकेट कराते हैं, कुछ ऐसे शो कराते हैं, तो ऐसे बॉक्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। नेम बॉक्स टाइप का देखिए यहाँ पर बता रहा है राउंडेड रेक्टेंगल कॉल आउट, मतलब कॉल आउट अगर इस तरह से कहा जाता है ना कि मतलब यहाँ से इंडिकेट करते हैं ना, कुछ लिख करके इंडिकेट करते हैं इस चीज़ को, वैसे शेप हम यहाँ से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी शेप्स दिए गए हैं, आप ये सब राउंड में भी इसको यूज कर सकते हैं आप कॉल आउट। और उसके बाद देखिए बादल जैसा यहाँ दिया हुआ है टेढ़ा टेढ़ा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आपने पोस्टर बैनरों में देखा होगा। नीचे आप देखें तो इसमें हर्ट भी बनाने का दिया हुआ है हमारे पास विकल्प। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक शेप और दिया हुआ है। यानी आप ये नहीं समझ गया, आप लोग ये समझ चुके हैं कि जो शेप हमारा है, इस शेप के जरिए हम तमाम तरह की रेखाओं को खींच सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा आउटलाइन आ रहा है ये क्या चीज़ है और जो फील है वो क्या चीज़ है, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से हर्ट बना रहे हैं और इसका आउटलाइन जो आप लिए हुए हैं, नो आउटलाइन लिए हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जब भी आप ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो ये आ रहा है लेकिन इसमें कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही है। अंदर रंग भरा जाएगा लेकिन आउटलाइन जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी। आउटलाइन का यूज हम आपको अभी और क्लियर करके बता देते हैं। देखिए जैसे अब हम यहाँ पर खींच रहे हैं तो ये आउटलाइन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर हमने कहा कि आउटलाइन दिखाई नहीं देना चाहिए। सॉलिड कलर आप लेते हैं आउटलाइन में तो वो कलर दिखाई देगा जो कलर आपने कलर 1 में चूज किया था। अगर आउटलाइन को आपने क्रेयॉन लिख लिया तो क्रेयॉन में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो क्रेयॉन जैसा दिख रहा है यहाँ पर एक पैच टाइप का आ रहा है। और इसके बाद आप देखें मार्कर जैसा, तो ये बिल्कुल मार्कर जैसा दिखाई देगा जो मार्कर से हम लोग लिखते हैं बोर्ड वगैरह पे। और ये ऑयल जैसा है, मतलब आप देखेंगे हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे लग रहा है इस एरिया पे लगेगा जैसे कि तेलिया जैसा है, तेल जैसा होता है ना, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और नेचुरल पेंसिल है, जो पेंसिल जैसे नेचुरल हमारा चलता है उसका कलर यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ से आप वाटर कलर ले सकते हैं, वाटर कलर यानी पानी वाला कलर।
और इसके बाद आप देखें तो सॉलिड कलर हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चूंकि ये आउटलाइन की बात है, आउटलाइन क्या होता है और फील क्या होता है, दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। जो बाहर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसे आउटलाइन कहते हैं, और जो फील है वो अंदर का जो एरिया उसको हम फील कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से फील ले लेते हैं सॉलिड फील, अभी देखिए यहाँ पर नो फील सेलेक्ट था इसलिए इसके अंदर कोई भी रंग नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ से सॉलिड फील ले लेते हैं और आउटलाइन ले लेते हैं सॉलिड कलर, तो सॉलिड कलर में तो आउटलाइन ऐसा आएगा ही। जैसे देखिए अभी हम नो फील लेते हैं। अब इसकी सेटिंग पर पहले ध्यान दे लें कि आप जो भी रेक्टेंगल बना रहे हैं या जो भी हर्ट का सीन बना रहे हैं, इसमें देखिए आपने आउटलाइन लिया है सॉलिड और फिल लिया है नो। तो अगर आप देखें तो आउटलाइन यहाँ पर ब्लैक आ रहा है लेकिन अंदर कोई भी कलर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम फिल भी सॉलिड ले लें तो आप देखेंगे कि अंदर पूरा ये भरा हुआ आ रहा है रंग। आप देखिए ध्यान से, तो कौन सा रंग भरा हुआ आ रहा है? बैकग्राउंड कलर जो है, देखिए जैसे अगर रेड होता ना, ये रेड आता, देख रहे हैं? फिर से खींच के देख लीजिए, देखिए आ रहा है ना। तो बिल्कुल ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो फील कलर है, जो हमारा कलर 2 है वो फील करते समय ही आ जाता है। अगर आप क्रेयॉन ले लेते हैं तो वही चीज क्रेयॉन में फील आ जाएगा। देखिए आप अंदर में देख सकते हैं कि कैसे हमारा सीन आ रहा है यहाँ पर। और क्रेयॉन के बाद अगर हम बात करें आपसे मार्कर की, तो ये बिल्कुल मार्कर फील में आ जाता है। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कंफर्म दिखाई दे रहा होगा। ऑयल में अगर हम जाते हैं तो देखिए ऑयल फील हो गया, और अगर नेचुरल पेंसिल करते हैं तो नेचुरल पेंसिल जैसा हो जा रहा है। अगर आप जो कलर लेंगे, जैसे आपने यहाँ से रेड चयन कर लिया, तो अब जो भी आप यहाँ से करेंगे वो देखिए रेड इफेक्ट पे आएगा। जैसे देख रहे हैं ना, ये सब चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरे पेज पर ये डिजाइन बनाना चाहते तो बिल्कुल आसान था आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये बॉक्स लीजिए, जो भी हमारा रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगल उसको आप लीजिए और यहाँ से कलर ले लीजिए रेड, और इसको आप खींचिए पूरे पेज पर। ठीक है, इसको हम पूरे पेज पर ऐसे खींच लेते हैं तो आप देखेंगे कि पीछे का जो पूरा कलर है बिल्कुल ऐसा आ रहा है। अब आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, काफी अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो ये जो है हमारा फील से हम यूज इसका कर लेते हैं। अब बात आती है साइज की। तभी मैंने आपको साइज बताया था कि अगर आप नीब को पतला करना चाहते हैं तो साइज को कम कर लें, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें। अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं, देखिए 8 पिक्सल तक आपको दिया गया था, आप कंट्रोल प्लस दबा सकते हैं। जैसे अगर हमने लाइन लिया, आप समझ लीजिए बात को, अगर हमने यहाँ लाइन लिया और ब्लू कलर का लाइन लिया, और जब हम इसको खींचते हैं तो इस कलर का लाइन आ रहा है। सॉरी, ये ब्लू कलर का लाइन नहीं है, क्योंकि हम जो कलर वन है उसको हमें ब्लू करना पड़ेगा। कलर वन जो हमारा ब्लू है, अब अगर हम लाइन खींचते हैं तो देखिए ब्लू कलर से लाइन ये आ रही है। लेकिन कितना मोटा आ रहा है, देखिए अभी ये आ रहा है 6 पिक्सल में, 5 पिक्सल में आ रहा है। और अगर 8 पिक्सल करते हैं तो ये 8 पिक्सल मोटा आएगा। आप देखेंगे तो उससे ये थोड़ी मोटी लाइन है। लेकिन अब इसके पास 8 पिक्सल के बाद तो ज्यादा है नहीं, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस कमांड दबा सकते हैं। देखिए मैं 4-5 बार दबा दे रहा हूँ। इसके बाद हम खींचते हैं तो देखिए ये लाइन और मोटी आ रही है। यानी आप समझ चुके हैं कि साइज इसमें जितना दिया गया उतना तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से आप अपने आप भी एडजस्टमेंट उसका कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि हम किस प्रकार से फील, साइज इत्यादि का रंग का यूज करते हैं। कलर 1 क्या और कलर 2 क्या, ये भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इन सब कलरों का काम आप जानते होंगे कि जो भी कलर हम यूज कर रहे हैं बस वो कलर हमारा सामने आ जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर अब आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसमें कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप क्या होगा कि अगर आप इसमें से कोई ऐसा रंग बनाना चाहें जो रंग आपके पास नहीं है, जिसके लिए आपके पास मुद्दा दिया हुआ है एडिट कलर का, जब आप एडिट कलर में जाते हैं तो आप खुद से कलर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सॉलिड फिल में दिखा भी रहा है कि कौन सा कलर आप एक्चुअल में ले रहे हैं। तो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आपको ये कलर अच्छा लग रहा था, आपने ले लिया। हो सकता है कि ये कलर आपके यहाँ पर, देखिए ये जो कलर है एक्चुअल में यहाँ पर कलर बॉक्स में नहीं भी है। अब इसको भी आप अगर लाइट डार्क करना चाहते हो तो डार्क के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा और लाइट के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप जितना भी लाइट डार्क करना चाहें आप कर लें। जैसे हमको ये कलर चाहिए था, देखिए ये कलर हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इस कलर को हमने ले लिया और ऐड कस्टम करने के बाद ओके कर देंगे। अब इसके बाद जब भी हम यहाँ पर कोई भी शेप वगैरह खींचते हैं तो ये सॉलिड फिल हम पहले ले लेते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा कलर है हम इसको देखिए यूज कर पा रहे हैं, देखिए है ना। तो ये कलर हमारे पास नहीं भी था, तब भी हम यहाँ पर कलर बनाकर ला पा रहे हैं। कहाँ से? एडिट कलर से ला रहे हैं। अब नीचे देख रहे होंगे कि 2 कलर हम अभी तक बनाए हुए हैं। एक अभी आपके सामने पिंक बनाए थे और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग डार्क ब्लू बनाए हैं। इसके बाद जो आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं जो खाली है, वो उन बॉक्सेस के उन कलर के लिए जो आप एडिट कलर से बनाकर लाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक कलर और बनाता हूँ, जैसे कि हम ये वाला कलर बना रहे हैं। तो ऐड टू कस्टम जैसे ही करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स और भर चुका है। इस तरह से कुछ एरिया दिया हुआ है जहाँ पर आप ऐड कस्टम कलर का यूज कर सकते हैं। आपको मैंने पूरा होम मेनू का प्रैक्टिकल कराया और आपको पूरी उसकी डिस्कशन दिया, पूरा उसका थ्योरी बताया, और आप इसको नोट्स बनाने की भी कोशिश करें। और इसके अलावा हमने फाइल मेनू और पेंट ब्रश का जो पूरा परिचय है वो और होम मेनू हम कंफर्म कर चुके हैं। हम आपका एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपको पूरा बता रहे हैं। और इसके बाद जब हम आपको व्यू मेनू बताएंगे, अब ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि व्यू मेनू का क्या यूज है।
और कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। तो आज आपने होमयून पूरा पढ़ा। अगर आपको कोई तब भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो भी सजेशन होगा हम आपको देंगे, जो भी सुझाव होगा हम आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या नहीं हो पा रहा है और क्या आप करें तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।